नमस्कार दोस्तों, आइस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के करंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे हिमसैल A68A पर। हिमसैल क्या होती है? यह बर्फ़ की चट्टान होती है, बहुत विशालकाय, जो समुद्र के ऊपर तैरते रहते हैं। जैसे पहाड़ों पर ग्लेशियर होते हैं, वैसे ही समुद्र के बर्फीले क्षेत्रों में, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में हिमसैल पाए जाते हैं। अब हम इस पर चर्चा करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। तो हम लोग चर्चा पर आते हैं। हिमसैल A68A। हाल ही में पता चला है कि हिमसैल आइसबर्ग A68A दक्षिण जर्जिया द्वीप, जर्जिया आइलैंड के तट की तरफ खिसक रहा है। यह हिमखंड वर्ष 2017 में अंटार्कटिका से अलग हो गया था। जो यह हिमसैल है A68A, यह अंटार्कटिका महाद्वीप से 2017 में अलग हो गया था। अंटार्कटिका महाद्वीप बर्फीला महाद्वीप है जो विश्व के दक्षिण में है, पृथ्वी के दक्षिण में है, दक्षिणी ध्रुव पर है अंटार्कटिका महाद्वीप। यह एक बर्फीला महाद्वीप है। तो यहाँ से एक बर्फ़ की चट्टान अलग हो गई है A68A। वो कहाँ खिसक रही है? वह दक्षिण जर्जिया द्वीप, जर्जिया आइलैंड की तरफ खिसक रही है, उसके तट की तरफ खिसक रही है। इससे जर्जिया द्वीप के वन्य जीव पर अत्यधिक प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है। मतलब जब यह हिमसैल या आइसबर्ग वहाँ पर पहुँचेगा जर्जिया, दक्षिण जर्जिया के द्वीप किनारे, तो वहाँ के जनजीवन पर अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। हिमसैल क्या होता है? हिमसैल उसे कहते हैं जो हिमनद, ग्लेशियर या सेल्फ बर्फ से विखंडित होकर खुले पानी में तैरता रहता है। हिमसैल उसे कहते हैं जो ग्लेशियर और बड़े बड़े बर्फ़ के चट्टानों के टुकड़े होते हैं। यह भी बर्फ़ के बड़े चट्टान ही होते हैं। जैसे ग्लेशियर होते हैं तो उसका एक बड़ा टुकड़ा हिमसैल होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। इसे आइसबर्ग भी कहा जाता है। हिमसैल समुद्र की धाराओं के साथ तैरते हैं, लेकिन मार्ग में उथला पानी या तटीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्थिर हो जाते हैं। जो हिमसैल होते हैं वह समुद्र की धाराओं पे, मतलब समुद्र के पानी पर तैरते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर रास्ते में अगर कहीं पर उथला समुद्र है तो वहाँ पर वो स्थिर हो जाते हैं। मतलब उथला समुद्र से तात्पर्य है जहाँ समुद्र की गहराई कम होती है, जहाँ पानी कम होता है, वहाँ पर ये स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं। यूएस नेशनल आइस सेंटर एकमात्र ऐसा संगठन है जो अंटार्कटिक हिमखंडों का नामकरण करता है और उन पर नज़र रखता है। यूएस नेशनल आइस सेंटर यह अंटार्कटिक के हिमखंडों पर नज़र रखता है और उनका नाम रखता है। ठीक है। हिमसैलों का नामकरण उस अंटार्कटिका चतुर्थांश के आधार पर रखा जाता है जिसमें उन्हें देखा जाता है। हिमसैलों का नामकरण कैसे किया जाता है? उन्हें अंटार्कटिक चतुर्थांश के आधार पर रखा जाता है जहाँ पर उन्हें देखा जाता है। अब बात करते हैं हिमसैल A68A जो तैर के जर्जिया द्वीप के दक्षिणी किनारे पर आ रहा है। हम इस पर बात करते हैं। हिमसैल A68A का आकार बंद मुट्ठी से इंगित करता है, बंद मुट्ठी से इंगित करती हुई एक उंगली की तरह है। हिमसैल A68 का आकार बंद मुट्ठी से इंगित करती हुई एक उंगली की तरह है, जो वर्ष 2017 में पश्चिम अंटार्कटिका प्रायद्वीप के लार्सन आइस शेल्फ से अलग हो गया था। इस हिमसैल का तापमान पृथ्वी के दक्षिणी महाद्वीप के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है। जो हिमसैल है यह पश्चिम अंटार्कटिक प्रायद्वीप से, मतलब पश्चिम अंटार्कटिक महाद्वीप से लार्सन आइस शेल्फ नामक हिस्से से अलग हो गया है 2017 में। यह बंद मुट्ठी से इंगित होती हुई एक उंगली की तरह है और इसका तापमान लगातार बढ़ रहा है क्योंकि वह दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर अब वह उत्तर की ओर आ रहा है, जो कि अपेक्षाकृत गर्म है। तो इसका तापमान लगातार बढ़ रहा है। आगे बढ़ने पर इसमें छोटे हिमखंड अलग होते गए, जिसके बाद शेष बचे हुए बड़े हिस्से को A68 नाम दिया गया, जिसका विस्तार लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। जो यह हिमखंड है यह काफ़ी बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 2600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसके साथ ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होगी। ये लगभग 100 किलोमीटर से लंबा चौड़ा हो सकता है। जिसके बाद शेष जब यह हिमखंड अंटार्कटिक महाद्वीप से टूट कर बाहर आया तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, जैसे दक्षिण ध्रुव में था उधर, तो उधर से जब ये उत्तर में जाता गया तो गर्मी बढ़ती गई, तो इसके और टुकड़े होते हुए गए। लेकिन अंत में जब एक टुकड़ा बचा, जिससे बहुत बड़ा टुकड़ा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 2600 वर्ग किलोमीटर, उसका नाम A68 रखा गया। हाल ही में A68A से अलग हुए थे दो हिमसैलों को USNIC द्वारा A68E और A68F नाम दिया गया है। हाल ही में कुछ दिन पहले गर्मी के कारण जब वो लगातार उत्तर की ओर फैल रहा है, आ रहा है तैरते हुए, तो उसके जो अलग अलग हिस्से टूटे, जो दो हिमसैल टूटे उसे
यूएस की नेशनल आइस काउंसिल ने A68E और A68F नाम दिया है। USNIC इसका फुल फॉर्म ऊपर दिया गया है। यूएस नेशनल आइस सेंटर काउंसिल ने यूएस नेशनल आइस सेंटर ने इसका नाम A68E और A68F नाम दिया है। सभी हिमखंड के टुकड़े दक्षिण अंटार्कटिका सरकमपोलर करंट फ्रंट, साउदर्न एंटार्कटिक सरकमपोलर करंट फ्रंट नामक पानी की एक तेज धारा के साथ बह रहे हैं। सभी जो हिमखंड हैं अंटार्कटिका से टूटे हुए हैं, ये दक्षिण अंटार्कटिका सरकमपोलर करंट फ्रंट नामक एक पानी की तेज धारा है, इसी के साथ में तेज़ी से बह रहे हैं। अंटार्कटिक सरकमपोलर धारा दक्षिण महासागर की सबसे महत्वपूर्ण धारा है। यह एकमात्र धारा जो पृथ्वी के चारों ओर बहती है। जो यह धारा है यह पृथ्वी के चारों ओर बहती है, मतलब ज़मीन के चारों ओर बहती है। यह एक समुद्र से दूसरे समुद्र की ओर जाती है या एक महासागर से दूसरे महासागर से होकर गुजरती है। यह धारा अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर घेरा बनाते हुए अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर के दक्षिणी भागों में पूर्व की ओर बहती है। जो यह धारा है पानी की धारा है, विशालकाय धारा है। यह पूरब की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के दक्षिणी भागों में पूरब की ओर बहती है। यह हिमशैल एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी दक्षिण जॉर्जिया के द्वीप की ओर खिसक रहा है। जो यह हिमशैल है यह ब्रिटिश उपनिवेश या ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र दक्षिण जॉर्जिया के द्वीप की ओर खिसक रहा है। इससे द्वीप पर मौजूद उन स्थानीय वन्यजीवों का विलोपन हो सकता है जो आसपास के समुद्र से भोजन प्राप्त करते हैं। पेंगुइन और सील को भोजन की तलाश में दूर तक जाना पड़ सकता है। अगर यह हिमशैल काफ़ी बड़ा हिमशैल है, 100 किलोमीटर से ऊपर लंबा चौड़ा हो सकता है, जो समुद्र के आसपास मतलब जॉर्जिया द्वीप के पास में आएगा, तो वहाँ पर रहने वाले वन्य जीवों को, सील को, पेंगुइन को अपना भोजन समुद्र से ढूंढने में परेशानी होगी, जिससे उनका जीवन दूभर हो सकता है। खुले समुद्रों में हिमशैल की मौजूदगी कुछ सकारात्मक परिणाम भी हैं, जैसे हिमशैलों के साथ इन क्षेत्रों में धूल आती है जो महासागरीय प्लवक के विकास में उर्वरक का काम करती है। प्लवक कार्बन डाइऑक्साइड के अच्छे अवशोषक होते हैं। जो खुले समुद्र में जब हिमशैल तैरते रहते हैं तो उसका कुछ सकारात्मक परिणाम भी है, हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। सकारात्मक परिणाम क्या है? जब हिमशैल आते हैं, मतलब समुद्र में तैरते हुए आते हैं, उसके साथ में धूल भी आता है, डस्ट धूल भी आता है, जिससे महासागरीय प्लवक बनते हैं। महासागरीय प्लवक है जो CO2 का बहुत अच्छी तरह से अवशोषण करते हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे पारिस्थितिकी तंत्र पर A68 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक शोध मिशन शुरू करेगा। जो ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे है वह पारिस्थितिकी तंत्र मतलब एनवायरनमेंट पर अध्ययन करने के लिए A68A के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक शोध मिशन शुरू करने वाला है। इस हिमखंड के ऊपर एक रिसर्च मिशन शुरू करने वाला है। BAS प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल का एक घटक है तथा NERC UK की रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व को अग्रणी अंतः विषयक अनुसंधान प्रदान करता है। अब बात करते हैं हिमनद का खंडन। इसका अर्थ क्या है? खंडन ग्लेशियोलॉजिकल शब्द है जिसका इस्तेमाल हिमनद के किनारे की बर्फ़ के टूटने पर किया जाता है। जो खंडन है, हिमनद का खंडन होता है। या हिमनद के मतलब हिमनद भी काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, जैसे 76 किलोमीटर 77 किलोमीटर लंबा चौड़ा। जैसे कौन कौन से हिमनद आपको इससे याद हैं? गंगोत्री हिमनद, उसके बाद जहाँ पर लड़ाई होती है वो हिमनद। तो इसका हिमनद का एक किनारे का बर्फ़ का टुकड़ा टूटता है, जब एक हिस्सा टूटता है तो उसे खंडन कहा जाता है। यह पानी झीलों या महासागरों पर बहते हिमनद में खंडन की घटना एक सामान्य बात है, लेकिन यह घटना सूखी भूमि पर भी हो सकती है, तब इसे शुष्क खंडन कहा जाता है। जो यह घटना घटती है मतलब ग्लेशियर का खंडन होता है, इसका हिस्सा टूटता है, यह आम बात है। मतलब पानी पर, महासागर में, झीलों में यह एक आम बात है, लेकिन यह कभी कभी सूखी ज़मीन पर भी हो सकता है। इसे शुष्क खंडन कहा जाता है। यह प्रक्रिया कैसे होती है? खंडन की प्रक्रिया से पहले हिमनदों में छोटी दरारों और फ्रैक्चरों की जगह बढ़ जाती है और इससे बड़ी दरारें विकसित हो जाती हैं। खंडन में से गर्मी के कारण जो ग्लेशियर होते हैं, हिमनद होते हैं, उनके बीच में दरार और फ्रैक्चर छोटे छोटे होते हैं। तो ज़्यादा गर्मी बढ़ती है या और बहुत कारणों से तो उनकी दरारें बढ़ जाती हैं। ये बड़ी दरारें कई खंडों में विभाजित हो जाती हैं और बाद में टूटकर अलग हो जाती हैं, जिससे हिमखंड कहा जाता है। हिमानी थूथन ग्लेशियर नट यह हिमनद का सबसे निचला छोर होता है, जिसे ग्लेशियर टर्मिनस या पैर की उंगली भी कहा जाता है। हिमनद के सबसे निचले छोर को क्या कहा जाता है? हिमानी थूथन। हिमनद के द्रव्यमान संतुलन पर प्रभाव, इस पर बात करते हैं। इसका विखंडन झीलों की समाप्ति वाले हिमनदों में पृथक्करण की एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, जिसका हिमनदों को संतुलन करने में महत्वपूर्ण योगदान है।
झीलों की समाप्ति वाले हिमनदों में, जहाँ पर झीलों को समाप्त कर देते हैं हिमनद, इनके पृथक्करण की एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है जिसका हिमनदों को संतुलित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। अब पृथक्करण कैसे होता है? इसका तात्पर्य उन संयुक्त प्रतिक्रियाओं संलयन, पिघलने, वाष्पीकरण आदि से जो हिमनद की सतह से बर्फ को हटाते हैं। हिमनद की सतह से लगातार बर्फ को हटाना, चाहे उस संलयन से या पिघलने से या वाष्पीकरण से, यह प्रक्रिया पृथक्करण कहलाती है। ग्लेशियर का द्रव्यमान संतुलन। ग्लेशियर का द्रव्यमान संतुलन, यह संतुलन हिमनद प्रणाली में हिम में वृद्धि और कमी के कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण खंडन की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। लगातार गर्मी बढ़ने के कारण खंडन की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। अब खंडन के हाल के मामले पर चर्चा करते हैं। लार्जर आइस शेल्फ 20वीं शताब्दी के अंत तक 10,000 से अधिक वर्षों में स्थिर था, जो एंटार्कटिक महाद्वीप का, पश्चिमी एंटार्कटिक महाद्वीप का लार्जर आइस शेल्फ नामक हिस्सा पिछले 10,000 सालों से स्थिर था। इसका एक बड़ा हिस्सा वर्ष 1995 में और वर्ष 2002 में टूट गया। इसके पास स्थित विल्किंस आइस शेल्फ का खंडन वर्ष 2008 और 2009 में तथा A68 का खंडन 2017 में हुआ। हाइड्रोफ्रैक्चरिंग, इस घटना में पानी दरारों की सतह पर आने लगता है जिससे बर्फ़ नीचे चली जाती है। जो पानी होता है वो दरारों से, मतलब पानी के ऊपर बर्फ़ रहता है, लेकिन जब कहीं कहीं दरार हो जाती है, बर्फ़ में चिरक जाता है बर्फ़, तो उसके ऊपर पानी आता है और बर्फ़ पानी के नीचे चली जाती है। हाइड्रोफ्रैक्चरिंग पानी के आधार पर विकसित प्रक्रिया है जिसमें उच्च दबाव के साथ पानी को सतह के नीचे चट्टानों में डाला जाता है। इसका विकास तेल और गैस उद्योग के लिए किया गया था ताकि तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाया जा सके। ड्रिलिंग या हाइड्रोफ्रैक्चरिंग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है। अगर वीडियो से कोई भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को फ्रैक्चर कर दीजिए। धन्यवाद।